Very large deviation from ideality leads to a special class of mixture known as azeotropes और azeotropic और constant boiling mixture. तीन नाम है इनके, azeotrope, azeotropic mixture और constant boiling mixture. ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखना है. It forms at particular composition of the given liquids. इसका मतलब ये हुआ, let's say A and B they are forming azeotropic mixture. ऐसा नहीं है A और B के किसी भी कंपोजिशन पे azeotrope बन जाएगा. Let's say A का 68% है, B का 32% है, तो for a particular composition only we get the azeotrope, not for all the composition. It is 68-32 just for example. के अलावा कुछ और रहा तो azeotrope नहीं बनेगा. So it forms only for a particular composition of liquids A and B. It has same fraction of A and B in liquid and vapor phase. मतलब जब ये बनेगा तो XA का जो वैल्यू होगा वही YA का वैल्यू होगा. वेपराइजेशन में देयर इज नो डिफरेंस इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B. लिक्विड का फ्रैक्शन और वेपर का फ्रैक्शन दोनों सेम हो जाएंगे. क्या ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसको डिफाइन उस वे में किया गया है. एजियोट्रॉप कब होगा, तब ये कंडीशन. जो हम रॉल्स लॉ यूज करेंगे, बेसिकली रॉल्स लॉ तो इसके लिए यूज भी नहीं हो पाएगा. जो हम ये यूज करते थे y इक्वल टू ए नॉट XA अपॉन P टोटल. वी कांट यूज सच काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर दिस क्योंकि रॉल्स लॉ से आया है. ये तो इसके लिए वैसे भी वैलिड नहीं होगा. इट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल्स होते हैं. इसका भी मीनिंग आगे समझ में आएगा. जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल हो रहे हैं, क्या दूसरे सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल नहीं होते हैं? देखो, यदि हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में A और B है, क्लियर. जस्ट एज्यूम A का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, B का बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स से 70 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो ज्यादा वेपराइज होगा. ए के वेपर फेज में फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा और बी का कम होगा. अच्छा, बी का वेपर फेज में फ्रैक्शन कम, कैन वी से दैट द फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी मोर इन द लिक्विड फेज. एज्यूम करो दोनों स्टार्टिंग में 50-50% थे, ए भी 50%, बी भी 50%. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, ए की वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा. अब जब ए ज्यादा वेपराइज होगा तो जो पहले 50-50% थे, 50:50 थे, now after some times A becomes 40% and B becomes 60%. B का फ्रैक्शन बढ़ेगा. यदि B का फ्रैक्शन बढ़ गया तो B का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को बॉईल करते जाएंगे वो उसके वेपर्स बनते चले जाएंगे. बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट रिमेन सेम, बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बॉइलिंग पॉइंट हायर एंड पे चलता चला जाएगा क्योंकि जो लो एंड वाला बॉइलिंग पॉइंट है वो तो वेपराइज होने लगेगा. इज दैट ओके? समझ में आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज होता है नॉर्मल सॉल्यूशन में? क्योंकि उनका 50-50 है यहाँ पर. तो YA and YB they will not be 50-50. YA the less बॉइलिंग पॉइंट है, मोर वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पे बढ़ने लगेगा 60-40. जैसे जैसे बॉइल करते जाओगे ए का फ्रैक्शन लिक्विड में कम होता जाएगा, वेपर में बढ़ता जाएगा. बी का लिक्विड में बढ़ेगा और वेपर में कम रहेगा. तो फ्रैक्शन चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा. क्या इतना समझ में आता है कि नॉर्मली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज होगा बॉइल करने पर? सर रिपीट कीजिए. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ टाइम. और वो इसलिए इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला है, ज्यादा वेपर प्रेशर वाला है, वो पहले वेपराइज हो जाएगा. तो लिक्विड जब वेपर में फ्रैक्शन अलग तो लिक्विड में भी फ्रैक्शन चेंज होगा ना टाइम के साथ. यदि दोनों 50-50 वेपर में भी रहेंगे तो फिर चेंज नहीं होगा. नीचे 2 मोल ए के थे, 1 मोल बी, 2 मोल बी के थे. अब जब ए वेपराइज हो रहा है तो 1 हो रहा है, बी वेपराइज हो रहा है तो 0.5 हो रहा है. तो डेफिनेटली ऊपर अलग मोल्स तो नीचे भी चेंज हो गए. फिर यदि फ्रैक्शन चेंज होगा, जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो फ्रैक्शन उनका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता चला जाएगा. बट इन केस ऑफ एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप के केस में हमने क्लियरली मेंशन किया इट हैज सेम फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. यहाँ पर फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है. इफ फ्रैक्शन इज नॉट चेंजिंग मींस दे हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर. इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है.
एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हमने किया था ना, 3 बॉक्स बनाए थे, एक के वेपर दूसरे में कंडेंस किए, दूसरे के वेपर तीसरे में कंडेंस किए, एक से डैश एक से डबल डैश। हम उस मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वेपर और लिक्विड में फ्रैक्शन सेम होगा। x से इक्वल टू y, y इक्वल टू x से डैश इक्वल टू y डैश, तो सेपरेशन ही नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं आ रहा है वेपर फेज में। इज दैट ओके ऑल द 4 पॉइंट्स? क्या इतना समझ में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एजियोट्रॉप? सर लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, जो ज्यादा वोलाटाइल होता है उसको हम वेपराइज करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट कंटेनर में कंडेंस करते हैं, फिर से वेपराइज करते हैं। तो जो ज्यादा वोलाटाइल है उसका फ्रैक्शन इनिशियली लेट से 50-50 था लिक्विड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 को कंडेंस करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 70। ऐसा कुछ होता है ना, ज्यादा पूरा एक मेथड देखा था हमने, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। हाँ सर। 3 कंटेनर बनाए थे ना, तो उसमें सेपरेट करते जा रहे हैं, बट यहाँ पर तो ये 50 है, तो यहाँ भी 50, ये कंडेंस हुआ, ये 50, फिर ये 50, क्योंकि जो भी एजियोट्रॉप्स होते हैं उसमें फ्रैक्शन सेम होता है लिक्विड और वेपर फेज का, तो हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, 50-50-50 चलता रहेगा हमेशा। क्लियर है? हाँ सर। चले हम आगे। अब 2 टाइप के एजियोट्रॉप्स होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन के करस्पॉन्डिंग, एक नेगेटिव डेविएशन के करस्पॉन्डिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, क्या इनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा? क्या ये पॉजिटिव डेविएशन के करस्पॉन्डिंग होंगे? पॉजिटिव डेविएशन मींस वेयर द वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग। इफ वेपर प्रेशर is increasing, then definitely their boiling point is decreasing. These are the non-ideal solution showing large positive deviation from Raoult's law. Clear? Non-ideal solution showing large positive deviation from Raoult's law. तभी पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। It boils at a temperature which is less than boiling point of both A and B. इनका बॉइलिंग पॉइंट ए और बी दोनों से कम हो जाता है, एक्सट्रीम केस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो हमें ध्यान ही रखने हैं, कुछ भी इनमें मतलब लॉजिक नहीं दे सकता हूँ ना मैं। इनमें से कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के और एक एग्जांपल शायद बाहर से लिया गया जो यूजफुल है। कॉपी कर लो जल्दी से पेज। जैन कॉपी हो गया है? हाँ सर। सर रुको 2 मिनट।
चले हम नेक्स्ट पेज पर। सर बाकी 1 मिनट। हो गया आदित्य, अनिकेत, अनुष्का? Yes, sir. चलो ये पेज पूरा कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे 2 पेज हैं एसजे टॉप के। गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, कॉपी कर लो जल्दी से पूरा ग्राफ वगैरह सब कुछ, ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट, जितना लिखा है सब कुछ लिख लो। ये जो कंपोजिशन है ना, ये शो कर रहा है एजियोट्रॉपिक पॉइंट। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे सिर्फ एजियोट्रॉप मिलेगा। एंड यू कैन सी दैट वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों सेम हो रहे हैं। ये जो ग्राफ 2 ड्रॉ किए ऊपर और नीचे वाले,
एक ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और y वाला ग्राफ है नीचे वाला वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जो लिक्विड फेज वाला ग्राफ है उसे कहा जाता है बबल पॉइंट कर्व, और जो वेपर वाला है उसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट कर्व। ड्यू फॉर वेपर, बबल फॉर लिक्विड। ये नया ग्राफ है तुम्हारे लिए। इस ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट को शो किया गया है, y एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट, x एक्सिस के अलोंग मोल फ्रैक्शन जैसा पहले लिया गया था। जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर इज मोर, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, तुम देखोगे सेम पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। नेक्स्ट केस में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप में, यहाँ पर वेपर प्रेशर मिनिमम है इस पॉइंट पर, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया। तो वेपर प्रेशर इज मोर, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, जस्ट अपोजिट रिलेशन है। इज इट ओके? समझ पा रहे हो ये बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है? उसमें एक्स और वाई भी इंटरचेंज हो जाते हैं। उसमें एक्स वाला कर्व ऊपर था, इसमें एक्स वाला कर्व नीचे है। ऊपर लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड नीचे है। ऊपर इसमें वेपर है और पहले वाले कर्व में वेपर नीचे था। वेपर्स ओनली, वेपर्स ओनली, इनवर्स, just opposite graph, liquid only, liquid only, inverse. So boiling point is inversely proportional to vapor pressure. यहाँ पे तुम देखोगे इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम किया है तुमने ए का, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से कम कर दिया, और एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट ए और बी दोनों से कम। दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट फॉर एजियोट्रॉप, और ये ए का ये बी का अलग अलग दोनों से कम है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है? इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एजियोट्रॉप अपने ही आप में इतना बड़ा हेडिंग है कि 1 साल 2 साल पीएचडी में लग जाते हैं इसे करने में। मेरा फाइनल ईयर का कॉलेज में प्रोजेक्ट था, बीटेक प्रोजेक्ट, वो बेसिकली पूरा एजियोट्रॉप पे था, जिसमें मैंने 2 सेमेस्टर लगाए थे। बट हमारे सिलेबस में बहुत कम चीजें हैं इसमें। जितना 2 4 5 पॉइंट्स हैं लिखे हैं 2 पेज पर, सिर्फ उतना हमें ध्यान रखना है। तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये प्रेशर है y एक्सिस के अलोंग। इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, तुम ऊपर जा रहे हो तो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विफाइड कर दोगे, और यदि प्रेशर कम करोगे तो वेपर्स बन जाएंगे, नीचे वेपर ऊपर लिक्विड, इसमें जस्ट अपोजिट। भव्या, देवयानी, दितिक्षा, ईशा, कॉपी हो गया है? नहीं सर। कॉपी हो जाए जब कंफर्म करना, राइट? हो गया? कुणाल, मीत, मेघना? हाँ सर, हो गया। Yes, sir.
हो गया। ट्रिपल पॉइंट कर्व यहां तक हमें देखना है, और ये बेसिकली ट्रिपल पॉइंट कर्व है, इतना पोर्शन। ये ट्रिपल पॉइंट कर्व वाटर के लिए ड्रॉ किया गया है। डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हाउ सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर एग्जिस्ट। यही तुमने टेम्परेचर काफी कम रखा तो सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है हाई प्रेशर पर, और लो प्रेशर पर गैसेस एग्जिस्ट कर रही है। तो ट्रिपल पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस को साइमल्टेनियसली शो कर रहा है ग्राफ। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस ग्राफ में मेनली हमारे जो काम का है, एक पॉइंट जहां पर इस पॉइंट पर ऑल थ्री सॉलिड लिक्विड एंड गैस थ्री फेज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, there is 273.16 Kelvin and the pressure is very less, 4.58 mm of Hg, बहुत कम प्रेशर है। 1 atm होता है 760 mm of Hg। तो हमें ये वैल्यू याद रखना है ट्रिपल पॉइंट H2O के लिए। जहां पे सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में ये मेल्टिंग पॉइंट लाइन को शो करेगा, जहां पे लिक्विड गैस बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड गैस सब्लिमेशन को डिनोट करेगा। तीन लाइन से जो तीन इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रही है, तीनों लिखे हुए हैं इक्विलिब्रियम। You can copy this diagram of freezing point, उतना मत लिखना ना, वो पहले किसी हेडिंग का है। हेडिंग तुम लिख सकते हो ट्रिपल पॉइंट ग्राफ फॉर वाटर, ट्रिपल पॉइंट ग्राफ फॉर वाटर। सर ये एजियोट्रॉप में नहीं है ना, नेक्स्ट हेडिंग है ना? नहीं, एजियोट्रॉप के बाद में है, वही ग्राफ से रिलेटेड है बट नॉट इन एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप से अलग है। मुझे लास्ट के 15-20 मिनट्स में होमवर्क का याद दिलाना, तो होमवर्क डिस्कस कर लेंगे जो भी थोड़ा बहुत। हो गया कौस्तुभ, खुशी कॉपी है? यस सर। सर
Colligative properties, these are the properties which depends only on number of solid particles. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो solid particle H plus है, Cl minus है, NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, मतलब उसका साइज, मास, चार्ज कम है, ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है in the given solution, in the given volume. Yeah. So it depends only on number of solid particles. They are independent of their nature. चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें से एक हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन 3 अगेन वी नीड टू सी नाउ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तीन हमें देखना है। चलो मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी डिटेल में तो हम डिराइव कर ही चुके हैं सब कुछ। क्या कॉपी कर लिया इतना? हाँ सर। फर्स्ट वन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। डेल्टा पी क्या था? पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। जनरली सोल्यूट के मोल्स को हम स्मॉल एन से लिखते हैं और सॉल्वेंट के मोल्स को कैपिटल एन। यहाँ पे इतना और जरूर लिख लेना, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ा सा लिखना है। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी थी, दीज आर द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर। या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के बीच में नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल। तो ये सारे केसेस वैलिड है नॉन वोलाटाइल के केस में ना। या तो नीचे करके लिख लो इसके जस्ट ऊपर, द सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल इन केस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर लिख लेना, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट में बस इतना ही लिखना था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हर जगह लिखूंगा, बाद में इलेक्ट्रोलाइट वाला केस हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोसिएट हो जाते हैं। हमने लिया तो 1 मोल था, पता चला वो डिसोसिएट होकर 2-3 में कन्वर्ट हो गए, तो वो केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में।
सर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी उसके लिए रिलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आई हैं। क्या बोर्ड पे ये इतना जो लिखा है कॉपी कर लिया है क्या? हो गया कॉपी? रब कर दूं मैं पूरा? सर वो लास्ट वाला फॉर्मूला है भाई। ये भी लिखना था ना, तो सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन वोलेटाइल फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Second colligative property, elevation in boiling point, delta TB. TB नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट था जब हमने सोल्यूट पार्टिकल को ऐड नहीं किया था। TBS सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। क्लियर? क्वेश्चन ये आता है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल। एक सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास एक सॉल्वेंट है जो वेपराइज हो सकता है, उसमें मैंने एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया व्हिच कैन नॉट वेपराइज, तो वो वेपराइज नहीं हो सकता, तो वेपर प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। यदि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया तो जो लेट से हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर होता है। Boiling point is defined when the vapor pressure is equal to the surrounding pressure 180 m। जैसे ही वो 180 m होता है 100 डिग्री पे, अब वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। तुमने उसमें NaCl ऐड कर दिया which is a non volatile solute। अब वो NaCl क्या करेगा, उसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। जो 100 डिग्री पे 180 m होता था, इट माइट बी पॉसिबल इट बिकम्स नाउ 0.95 atm। जो 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर की जगह 0.95 एटमॉस्फेयर हो जाए उसका वेपर प्रेशर, कुछ कम हो जाएगा 1 से। तुम्हें वापस से उसको 180 m पे लेके आना है ताकि वो बॉईल होना स्टार्ट हो, तो तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 100 की जगह 103 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। तो 103 हो गया सॉल्यूशन का और 100 हो गया सॉल्वेंट का प्योर। तो क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? बिकॉज वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग and vapor pressure and boiling point are inversely related to each other। इवन अब हमने ग्राफ भी देखे उनके भी, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होता है। क्लियर? ऑन एडिशन ऑफ
देखना बोर्ड पर देख लो, फिर कॉपी करना। ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। So vapor pressure versus temperature. As you increase the temperature, vapor pressure increases. Pure solvent का इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो रहा है, मतलब ये वाला टेम्परेचर हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हमने लिख दिया टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट। या अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ग्राफ नीचे लोअर वेपर प्रेशर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, और इसका वेपर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर किसी हाई टेम्परेचर पर। तो दिस विल बी टीबी। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टीबी। टीबी माइनस टीबी नॉट, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है फर्दर टू अचीव 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इज दैट ओके? क्या ग्राफ समझ में आता है? एक्सपोनेंशियल कर्व, ये हमें ध्यान रखना है, ऐसा कर्व होता है सॉल्वेंट का ऊपर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, उसका नीचे, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स। और यदि हम मैथमेटिकल रिलेशन देखें, डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केबी इनटू मोलालिटी। मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक, EBBULIO, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके यूनिट्स होंगे, डेल्टा टीबी का यूनिट केल्विन, मोलालिटी का मोल पर केजी, मल्टीप्लाई कर दो इधर, केल्विन केजी पर मोल, ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। केल्विन मोल पर केजी, केजी मल्टीप्लाई हुआ, मोल डिवाइड हो गया। इसका वैल्यू भी होता है आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर RTB² अपॉन 1000 LV क्या है वो? बताता हूँ, वो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, लिख रहा हूँ मैं, मुझे जगह नहीं मिली थी लिखने के लिए, इसलिए नहीं लिखा है। कॉपी कर लो एक बार पूरा।
चलो देखो, delta TB is proportional to m molality, Kb is proportionality constant called molal boiling point elevation constant और ebullioscopic constant. यूनिट्स देखें, इसका वैल्यू होता है RTB square upon 1000 LV. Now the question is, what is this LV? LV is latent heat of vaporization. इसका यूनिट होता है जूल पर ग्राम. और डेल्टा HV enthalpy of vaporization और इसका यूनिट होता है जूल पर मोल. सो इन दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, ग्राम पर मोल, पर ग्राम पर मोल. इसको तो मोलार मास एलवी को लिख सकते हो डेल्टा एचवी अपॉन मोलार मास, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा एचवी अपॉन मोलार मास. पर मोल था तो पर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीबी बॉइलिंग पॉइंट. कॉपी करो जल्दी से, फिर मुझे थर्ड लिखना है. चलो बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना. Depression in freezing point. Freezing point will decrease after addition of non-volatile solid particle. अभी रीजन देता हूँ क्यों ऐसा होगा. जब भी हम non-volatile solid particle ऐड करेंगे, freezing point वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं. सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन होता है लिक्विड में. अब हुआ ये, लेट्स से दो लिक्विड के पार्टिकल्स, इनके बीच में तुमने क्या किया, एक सॉलिड के पार्टिकल्स को भेज दिया. वो सॉलिड का पार्टिकल लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिए, जो आइस फ्रीज हो रहा था, आइस बन रहा था 0 डिग्री पे, और वो 0 डिग्री पे उनपे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं होगा H2O मॉलिक्यूल के बीच में कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए. तो हमें टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए. क्लियर. तो बजाय 0 के वो हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज. So TF naught freezing point of pure solvent, TF freezing point after addition of non-volatile solid particle. ध्यान रखना, लास्ट केस में TB माइनस TB नॉट आया था, बढ़ रहा था. यहाँ पे TF नॉट पहले आया है और TF बाद में आया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है. क्लियर. हम ऑलरेडी यही डिफाइन कर रहे हैं, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो इनका वेपर प्रेशर का कर्व, ये वो पॉइंट है जहां पर वो सॉलिडिफाई हो रहा है. सॉलिड, ये है लिक्विड. वेपर प्रेशर कम हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन का, तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा. तो जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन इस ग्राफ को टच करेगा, उस पॉइंट पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा TF. दिस डिफरेंस विल बी डेल्टा TF. सो ग्राफ से यदि हम समझें, इसका ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये वाले पॉइंट पे वो फ्रीज होगा. दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. डेल्टा TF
हमें सिमिलर टाइप के रिलेशन है, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, वहां पे भी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल था। द ओनली डिफरेंस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट में केबी, फ्रीजिंग पॉइंट में केएफ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। moles of solute per kg। सब कुछ सिमिलर वे में, सिर्फ केबी बी की जगह एफ आ जाएगा, केबी केएफ टीबी टीएफ, ये इनवर्स हो जाएगा, इतना डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सिमिलर। कॉपी कर लो पूरा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या है। बुकलेट से ही क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। सेक्शन जी, सेक्शन जी क्वेश्चन नंबर 2,
चलो ये 4 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन जी एंड सेक्शन एच के।
चलो अटेंड किए क्वेश्चंस? यू कैन टाइप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स, जो भी चारों क्वेश्चन में से डाउट है। सेक्शन जी, सेक्शन एच, सेक्शन मेंशन कर देना, वर्ड पे सॉल्व करता हूं मैं। मृदुल, नरेश, नेहा हो गया है? अटेंड कर लिए चारों क्वेश्चन? नहीं सर। जितना अटेंड किया उसमें से कुछ नहीं बनाया तो टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सेक्शन जी का 9 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन जी, एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ सर। तो सेक्शन जी का 9 क्वेश्चन, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। हमें दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का डिफरेंस ले लो। केबी का वैल्यू दे रखा है, मोलालिटी को लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 315 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, 28 ग्राम सॉल्यूट, 28 ग्राम अपॉन मोलार मास। अब हम मोलार मास के लिए सॉल्व करते हैं। सो मोलार मास सॉल्व करने पर 47.98 माइनस 46.3 डिवाइडेड बाय 2.38 into 0.315, 0.2222, 28 divided by 0.222, ये आ रहा है 126 के अराउंड। क्लियर? यदि मोलर मास 126 आ रहा है तो ये रहा होगा, फास्फोरस का 31 होता है, 31 into 4, रफली 126। क्लियर? एग्जैक्टली 124 आएगा, सबसे क्लोजेस्ट है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा P4। मोलर मास निकालना है, देन वी नीड टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। Is that okay? 9 question. Yes, sir. Then था
G2 भी डाउट था। G2, an aqueous solution containing 1 gram urea boils at this temperature. The aqueous solution containing 3 gram glucose in the same volume will boil it. चलो, हमें दे रखा है डेल्टा टीबी 0.25 फर्स्ट केस में, केबी हमें नहीं पता, मोलालिटी 1 ग्राम यूरिया डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेम सॉल्यूशन दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं W। ये सबसे पहले दे रखा है यूरिया का, डेल्टा टीबी केबी मोल्स हो गया वेट बाय मोलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टीबी फॉर अनदर सॉल्यूशन। केबी सॉल्वेंट के लिए सेम रहेगा, 3 ग्राम ग्लूकोज 3 by 180 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, केबी सेम, डेल्टा टीबी निकाल लो, दोनों का रेशो ले लो, ये केबी कैंसल, ये डब्ल्यू कैंसल, इवन 1/60 3 by 180 ये भी कैंसल, राइट साइड 1 आ रहा है, तो डेल्टा टीबी हो गया हमारा 0.25। इसमें भी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसका आंसर हो जाएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन। इज दैट ओके G2? हाँ सर। Then H7. The boiling point of an aqueous solution of a non-volatile solute is this. हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, वहां पे दे रखा है 100.15, तो इनडायरेक्टली हमें 0.15 दे रखा है डेल्टा टीबी। What is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? Kb और Kf का वैल्यू दे रखा है और हमें डेल्टा Tf बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। चलो, डेल्टा Tb का फॉर्मूला Kb इंटू मोलालिटी, डेल्टा Tf कैलकुलेट करना है विच इज Kf इंटू मोलालिटी। अच्छा ये बताओ, हमने वॉल्यूम डाइल्यूट कर दिया उसको डबल वॉल्यूम से, क्या मैं बोल सकते हैं मोलालिटी, मोल्स तो सेम है सॉल्यूट के, बट सॉल्वेंट को डबल कर दिया है। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन को डबल करना मतलब सॉल्वेंट को डबल करना, सॉल्यूट जनरली बहुत कम अमाउंट में होता है, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो वेट वॉल्यूम है ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। या तो यहाँ पे केफ मोलालिटी m डैश विच इज 2 टाइम्स ऑफ m, सॉरी m/2, हाफ हो जाएगी मोलालिटी। सेकंड केस में सॉल्वेंट को डबल कर दिया है, डिनोमिनेटर वाला डबल हो जाएगा, मोलालिटी विल बी हाफ। रेशो ले लो, ऊपर 0.15 नीचे डेल्टा टीएफ, ये m कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा, केबी केएफ क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें, केबी का वैल्यू 0.512, केएफ का वैल्यू 1.86, डेल्टा टीएफ के लिए सॉल्व करना है, वही आंसर हो जाएगा। इज दैट ओके? 7th क्वेश्चन प्रतीक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तुम्हारा कोई लेक्चर है क्या इसके बाद? मैं यदि 10 से 15 मिनट एक्सटेंड करना चाहूँ लेक्चर, क्योंकि एक हेडिंग हो जाएगी कंप्लीट उसमें फिर। Do you have any lecture after this? बोलो जल्दी। हाँ हाँ सर, सर। किसका लेक्चर है? फिजिक्स। कितने बजे से फिजिक्स का? 11:30। 11:30। ठीक है, मैं जितना भी एक्सटेंड करूंगा मैं डिप्टी सर से बोल दूंगा उतना लेट स्टार्ट करें फिर, क्योंकि फिर मैं तुम्हें थोड़ा होमवर्क दे पाऊंगा। नेक्स्ट वीक में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, जो हो भी जाएगा, बस ये एंडिंग पर ही है सॉल्यूशन, आज खत्म नहीं होगा। डेफिनेटली आई विल नीड वन मोर लेक्चर, बट 38 स्टूडेंट बचे, कहाँ जा रहे हैं? 11 बजे तक तो तुम्हारा वैसे भी लेक्चर होता है ना, 50 से 38 हो गए। Want of factor,
Next heading. Abnormal colligative property. कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसमें।
देखो क्वांटम फैक्टर ये तब पिक्चर में आता है जब कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। हमने लिए तो 1 मोल थे NaCl के, फाइनली वो सॉल्यूशन में जाके 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस में ब्रेक हो गए, 2 मोल बन गए। हमने लिया था Na2SO4 के 1 मोल, वो 1 मोल सल्फेट आयन 2 मोल Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो गए, 3 मोल्स टोटल हो गए। तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता उनका मास सेम है क्या है, चार्ज अलग है क्या है, हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है क्या अब वो 3 पार्टिकल्स हैं डिफरेंट। यस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो क्वांटम फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये वो फैक्टर है जो हमें ये बताएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना चेंज हो रहा है, जितना कि पार्टिकल्स के रेशो में चेंज आ रहा है। तो एबनॉर्मल जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्चुअल, एक्सीडेंटल, अनएक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज आफ्टर डिसोसिएशन। नॉर्मल, थियोरेटिकल, एक्सपेक्टेड, हमने तो एक्सपेक्ट किया था 1 मोल NaCl का ऐड कर, बट वो 2 हो गए, अनएक्सपेक्टेड हो गए बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। और चाहो तो यहाँ पे डैश करके आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन भी लिख लेना। तो ये आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। अब ये तो आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डायरेक्ट रिलेशन। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज वेट बाय मोलार वेट? वेट तो NaCl का जितना ऐड किया था उतना ही रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलार मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो मोलिकुलर मास आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पे नीचे बिफोर था, यहाँ पे ऊपर बिफोर आ जाएगा। नॉर्मल, इनिशियल, थियोरेटिकल, तो यार जो इनिशियली मोलार मास और ये एवरेज मोलार मास लेना होगा। फाइनली हो सकता है कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट कुछ पार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ उसका भी है, कुछ आयंस भी बन रहे हैं, सबका एवरेज मोलिकुलर मास। तो वेट एंड मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन, मोलार मास का इनवर्स रिलेशन। क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है अभी? सर तो Is that ये okay? वाले वन हाफ फैक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए होगा ना, डिसोसिएशन में? यस, अब तक हमने देखा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिलेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब हम आयोटा कैलकुलेट करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर। फर्स्ट, डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन होगा तब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें भी पहला सब केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो। कुछ एग्जांपल NaCl, HCl, H2SO4, BaOH whole twice, Na3PO4, Ba3PO4 whole twice, BaCl2। देखो इनका क्वांटम फैक्टर हमें बताना है। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 1, पूरा डिसोसिएट होगा 100% 2, 1 कैन गिव 2, 1 कैन गिव 2, 1 कैन गिव 3, 3, 3, 5, 4। चेक करो क्या ये समझ में आ रहा है क्वांटम फैक्टर ऐसा क्यों होगा? क्या इसमें एक मॉलिक्यूल 3 Ba2+ और 2 फॉस्फेट आयन टोटल 5 आयंस देगा डिसोसिएट होने के बाद? इज दैट ओके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए?
चलो इसके मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ, समझ में आएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लेक्चर जो भी तुम्हारा थर्ड लेक्चर है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस करना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ उसके सेक्शन। अच्छा अभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिखते हैं, फिर मैं इस पे आता हूँ। अभी एसोसिएशन वाला केस बचा हुआ है ना,